जब देखो तब मैंने घर बनाया कि रट लगाए रहती हो। आज मैं इस घर का खर्चा चलाता हूँ, बिजली का बिल मैं भरता हूँ। यह कहानी शुरू होती है लखनऊ के आलमबाग इलाके से। वहां की एक पुरानी लेकिन मजबूत कोठी हाउस नंबर 42 से। इस घर का नाम था शुक्ला निवास। यह घर ईंट और पत्थर का नहीं, बल्कि स्वर्गीय हरीश शुक्ला और उनकी धर्मपत्नी रजनी देवी की जिंदगी भर की कमाई और पसीने से बना था। हरीश जी शिक्षा विभाग में एक ईमानदार अधिकारी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक एक पैसा जोड़कर यह घर बनाया था, ताकि उनका बुढ़ापा और उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। साल 2019 में हरीश जी का देहांत हो गया। उनकी मौत के बाद घर में सिर्फ 3 लोग रह गए थे। उनकी पत्नी रजनी देवी, जिनका उम्र उस वक्त लगभग 68 साल थी। उनका इकलौता बेटा विकास, जिसकी उम्र 32 साल थी, और विकास की पत्नी यानी रजनी देवी की बहू सुमन। दोस्तों, एक मां के लिए उसका बेटा ही उसकी दुनिया होता है। हरीश जी के जाने के बाद रजनी देवी पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका बेटा विकास उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उन्होंने विकास को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खुद पुरानी साड़ियां पहनी, लेकिन बेटे को अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में भेजा। खुद रूखा सूखा खाया, लेकिन बेटे की हर जिद पूरी की। विकास अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी करता था। उसकी शादी सुमन से हुई थी, जो एक आधुनिक विचारों वाली महिला थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे समय बीता घर का माहौल बदलने लगा। हरीश जी की मौत के बाद विकास और सुमन को लगने लगा कि अब इस घर के मालिक वो हैं। रजनी देवी, जो कभी इस घर की मालकिन हुआ करती थी, धीरे धीरे अपने ही घर में एक अनचाही मेहमान बनती जा रही थी। तारीख 14 नवंबर 2023, दिन मंगलवार। पूरा देश दिवाली का त्योहार मना रहा था। लखनऊ शहर रोशनी से नहाया हुआ था। हर घर से हंसी और खुशी की आवाजें आ रही थीं। पटाखे फूट रहे थे और मिठाइयों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। लेकिन हाउस नंबर 42 में एक अलग ही सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा सन्नाटा जो तूफान आने से पहले होता है। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। रजनी देवी अपने कमरे में बैठी थी। उन्होंने एक सूती साड़ी पहन रखी थी। उनका मन था कि आज दिवाली है तो पूरे घर में दिए जलाए जाएं। वह धीरे धीरे चलकर रसोई में गईं, जहां सुमन काम कर रही थी। रजनी देवी ने बहुत प्यार से कहा, बहू, आज दिवाली है, मैंने कुछ दिए भिगोकर रखे हैं, लाओ मैं उन्हें जलाकर आंगन में और तुलसी के पास रख देती हूँ। घर में रोशनी होगी तो लक्ष्मी जी आएंगी। सुमन ने छिड़कर रोटियां बेलते हुए कहा, माताजी, आप रहने दीजिए, यह तेल और घी का धुआं मुझे बर्दाश्त नहीं होता, और वैसे भी हमने बिजली वाली झालर लगा दी है। इन मिट्टी के दियों की अब क्या जरूरत है? बेकार में फर्श गंदा होता है और तेल के दाग लग जाते हैं। रजनी देवी का दिल बैठ गया। उन्होंने कहा, लेकिन बहू, शगुन के लिए ही सही 5 दिए तो जलाने दो। तुम्हारे ससुर जी को दिवाली के दिए बहुत पसंद थे। तभी वहां विकास आ गया। वह ऑफिस के किसी काम से परेशान लग रहा था। उसने मां की बात सुनी और गुस्से में बोला, मां, आप फिर शुरू हो गए। आपको कितनी बार समझाया है कि सुमन को पुराने जमाने के यह चोंचले पसंद नहीं है। आप क्यों हर बात में अपनी टांग अड़ाती? चुपचाप अपने कमरे में क्यों नहीं बैठी रहती? रजनी देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, यह मेरा भी तो घर है। क्या मैं अपनी मर्जी से भगवान के आगे एक दिया भी नहीं जला सकती? मैंने और तुम्हारे पिताजी ने यह घर कितने अरमानों से बनाया था। विकास को शायद यह बात चुभ गई। उसे लगा कि मां उसे सुना रही है कि यह घर उनका है। उसका अहंकार जाग उठा। वह चिल्लाया, बस बहुत हो गया आपका यह राग। जब देखो तब मैंने घर बनाया कि रट लगाए रहती हो। आज मैं इस घर का खर्चा चलाता हूं, बिजली का बिल मैं भरता हूं, खाने का राशन मैं लाता हूं, तो इस घर में नियम भी मेरे चलेंगे। सुमन ने आग में घी डालते हुए कहा, देख रहे हो विकास, माताजी को शांति से एक वक्त की रोटी नहीं पचती। रोज कोई ना कोई नाटक चाहिए। आज त्योहार के दिन भी इन्होंने क्लेश शुरू कर दिया। मेरा तो सिर दुखने लगा है इनकी किचकिच सुनकर।
घड़ी में रात के 8:45 हो रहे थे। बाहर पटाखों का शोर बढ़ गया था, लेकिन घर के अंदर रिश्तों की मर्यादा तार तार हो रही थी। विकास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने वह किया जिसकी उम्मीद किसी भी मां को अपने बेटे से नहीं होती। विकास ने अपनी मां का हाथ पकड़ा, वह हाथ जिसने बचपन में उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, वह हाथ जिसने हजारों बार उसके सिर पर प्यार से फेरा था। आज उसी हाथ को विकास ने बहुत बेदर्दी से पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए घर के मुख्य दरवाजे की तरफ। रजनी देवी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, बेटा क्या कर रहा है? मुझे कहां ले जा रहा है? बाहर बहुत ठंड है बेटा, लोग क्या कहेंगे? छोड़ दे मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन विकास के सिर पर तो जैसे शैतान सवार था। वह कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वह उन्हें खींचता हुआ ड्राइंग रूम से होते हुए बरामदे तक और फिर लोहे के बड़े गेट तक ले आया। विकास ने चिल्लाकर कहा, मुझे इस घर में शांति चाहिए, और वो शांति आपके रहते कभी नहीं मिलेगी। आप जाइए यहां से, जहां जाना है जाइए, लेकिन मेरे घर में आपके लिए अब कोई जगह नहीं है। आप हमारे लिए बोझ बन चुकी हैं। रजनी देवी ने गेट पकड़ लिया। उन्होंने सुमन की तरफ देखा जो दरवाजे पर खड़ी होकर यह तमाशा देख रही थी। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। रजनी देवी ने कहा, बहू तुम तो एक औरत हो, तुम तो समझो, तुम भी कल मां बनोगी। रोक लो मेरे बेटे को। सुमन ने मुंह फेर लिया और कहा, माता जी, यह सब आपके कर्मों का फल है, हमें अपनी जिंदगी जीने दीजिए। विकास ने एक झटका दिया और रजनी देवी सड़क पर जा गिरी। उस वक्त रात के 9 बज चुके थे। नवंबर की ठंड शुरू हो चुकी थी। तापमान गिरकर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस हो गया था। रजनी देवी ठंडी सड़क पर गिरी पड़ी थी, उनके घुटने छिल गए थे। तभी विकास अंदर गया और मां का एक पुराना सा कपड़े का थैला बाहर सड़क पर फेंक दिया। इस थैले में उनकी 2 पुरानी साड़ियां, कुछ दवाइयां और एक रामायण की किताब थी। विकास ने कड़कती आवाज में कहा, यह रहा आपका सामान, अब दोबारा इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। आज से आप हमारे लिए मर गए और हम आपके लिए। धड़ाम की आवाज के साथ लोहे का भारी गेट बंद हो गया। उस बंद गेट के पीछे रजनी देवी का वह घर था जिसे उन्होंने अपनी एक एक सांस जोड़कर बनाया था, और गेट के बाहर वह अकेली बेसहारा खड़ी थी। आस पड़ोस के कुछ लोगों ने खिड़कियों से यह तमाशा देखा। सामने वाले शर्मा जी और बगल वाले वर्मा जी सब देख रहे थे। लेकिन कलयुग का सच यही है दोस्तों की लोग तमाशा देखते हैं, मदद नहीं करते। किसी ने बाहर आकर विकास को रोकने की हिम्मत नहीं की। सबको लगा कि यह उनके घर का आपसी मामला है। रजनी देवी कुछ देर तक बंद गेट को देखती रहीं। उनकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि अब रोने से कोई फायदा नहीं है। जिस बेटे के लिए उन्होंने दुनिया से लड़ाई की, आज उसी बेटे ने उन्हें दुनिया की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। उन्होंने अपना थैला उठाया, अपने घुटनों की धूल झाड़ी और लड़खड़ाते कदमों से सड़क पर चल दी। उनकी छाया स्ट्रीट लाइट की रोशनी में लंबी होती जा रही थी। वह सड़क के नुक्कड़ तक पहुंची। वहां एक ऑटो रिक्शा वाला खड़ा था। रजनी देवी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा क्या तुम मुझे जानकीपुरम छोड़ दोगे? ऑटो वाले ने देखा कि एक बुजुर्ग माताजी इतनी रात को अकेली हैं और रो रही हैं। उसका दिल पसीज गया। उसने कहा, हाँ माताजी, बैठिए। रजनी देवी ऑटो में बैठी और उन्होंने कहा, बेटा मुझे समर्पण वृद्धाश्रम ले चलो। यह नाम उन्होंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था। उन्हें क्या पता था कि इतनी जल्दी उन्हें इस जगह की जरूरत पड़ जाएगी। ऑटो जानकीपुरम की तरफ चल पड़ा। दिवाली की रोशनी अब रजनी देवी को चिढ़ा रही थी। हर तरफ खुशी थी, बस एक मां का दिल खून के आंसू रो रहा था। अगले 3 दिन तक यानी 15, 16 और 17 नवंबर तक विकास और सुमन बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा जंग जीत लिया है। 15 नवंबर की सुबह विकास देर तक सोता रहा। जब वह उठा तो उसे टोकने वाला कोई नहीं था। सुमन ने कहा, जान आज घर कितना शांत लग रहा है ना, कोई किचकिच नहीं, कोई पूजा पाठ का शोर नहीं। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। अब यह 80 लाख का मकान पूरा हमारा है। विकास ने हंसते हुए कहा, हाँ सुमन, तुमने सही कहा था। बुढ़िया के जाते ही जैसे घर में आजादी आ गई है।
अब हम इस घर को अपने हिसाब से रेनोवेट करवाएंगे। वह वाला कमरा जो मान ने घेर रखा था, उसे हम अपना होम थिएटर बनाएंगे। पिताजी की पेंशन भी अब हमारे ही काम आएगी। लेकिन वह कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता जरूर है, और विकास का घड़ा भरने में सिर्फ 3 दिन का वक्त लगा। तारीख 17 नवंबर 2023, समय सुबह के 10:30। विकास अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह शीशे के सामने खड़ा होकर टाई की गांठ ठीक कर रहा था। तभी घर की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग। सुमन ने आवाज दी, विकास देखो तो कौन है। विकास ने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था। उम्र लगभग 45 साल, बदन पर काला कोट और हाथ में एक चमड़े का काला बैग। चेहरे पर गंभीरता और आंखों में एक तीखी चमक। विकास ने थोड़ा अकड़ कर पूछा, जी आप कौन और किससे मिलना है? उस आदमी ने बहुत शांत आवाज में कहा, क्या यह स्वर्गीय हरीश शुक्ला जी का निवास है? विकास ने कहा, जी हाँ, मैं उनका बेटा विकास शुक्ला हूं। कहिए क्या काम है? आदमी ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और विकास के हाथ में दिया। मेरा नाम एडवोकेट विवेक तनखा है। मैं लखनऊ हाई कोर्ट में वकील हूं और आपके पिता स्वर्गीय हरीश शुक्ला जी का लीगल एडवाइजर यानी कानूनी सलाहकार भी हूं। विकास का माथा ठनका। वकील, और वो भी पिताजी का? उसे कुछ गड़बड़ लगा। विकास ने कहा, जी पर पिताजी को गुजरे तो 4 साल हो गए। अब आप क्यों आए हैं? वकील विवेक तनखा ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, विकास जी, मैं यहां आपकी माताजी श्रीमती रजनी देवी के बुलावे पर आया हूं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कुछ जरूरी बात करनी है। रजनी देवी का नाम सुनते ही विकास और पीछे खड़ी सुमन के चेहरे का रंग उड़ गया। विकास ने अनमन्य ढंग से वकील को अंदर बुलाया और सोफे पर बैठने का इशारा किया। वकील साहब ने आराम से बैठकर अपना बैग खोला। उसमें से एक नीले रंग की फाइल निकाली। सुमन ने डरते हुए पूछा, वकील साहब, माताजी तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं। उन्होंने आपको कब फोन किया? वकील ने सुमन की तरफ देखा और कहा, भाभी जी, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि 14 नवंबर की रात को क्या हुआ था। माताजी इस वक्त जानकीपुरम के समर्पण वृद्धाश्रम में है और उन्होंने ही मुझे बताया है कि आपने और विकास जी ने उन्हें घर से निकाल दिया है। विकास गुस्से में बोला, तो क्या हुआ? यह मेरा घर है। मैं जिसे चाहूं रखूं, जिसे चाहूं निकालूं। वह मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। वकील विवेक तनखा जोर से हंसे। उनकी हंसी ने विकास को अंदर तक डरा दिया। वकील ने फाइल से एक दस्तावेज निकाला और टेबल पर पटकते हुए कहा, विकास जी, आपकी यही गलतफहमी दूर करने के लिए मैं आज यहां आया हूं। आप जिसे अपना घर समझ रहे हैं, दरअसल वह आपका है ही नहीं। विकास चिल्लाया, क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं इकलौता बेटा हूं। पिताजी के बाद सब कुछ मेरा है। वकील ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, जरा आवाज नीचे रखिए विकास जी, और इस वसीयत को ध्यान से देखिए। यह वसीयत आपके पिता स्वर्गीय हरीश शुक्ला ने अपनी मौत से 6 महीने पहले यानी 22 मार्च 2019 को बनवाई थी और इसे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर भी करवाया गया था। विकास और सुमन की सांसें अटक गईं। वकील ने वसीयत पढ़ना शुरू किया। मैं हरीश शुक्ला पुत्र स्वर्गीय राम प्रसाद शुक्ला पूरे होश और हवास में यह घोषणा करता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी समस्त चल और अचल संपत्ति, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, उसकी एकमात्र मालकिन मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी देवी होंगी। वकील ने विकास की आंखों में आंखें डालकर कहा, सुन रहे हैं आप? एकमात्र मालकिन। इस वसीयत के अनुसार यह 2200 स्क्वायर फीट की कोठी, जिसके बाजार की कीमत आज लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के बीच है, वह पूरी तरह आपकी मां रजनी देवी के नाम है। इसके अलावा बैंक के फिक्स डिपॉजिट, जिसमें 25 लाख रुपए जमा है, और उनकी मासिक पेंशन, सब पर सिर्फ और सिर्फ रजनी देवी का अधिकार है। सुमन के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया। क्षण की आवाज के साथ कांच बिखर गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके सपने बिखर रहे थे। वकील रुका नहीं। उसने आगे पढ़ा, वसीयत का क्लॉज नंबर 4 सबसे महत्वपूर्ण है। पिताजी ने लिखा है कि अगर मेरी मृत्यु के बाद मेरा बेटा विकास या उसकी पत्नी मेरी पत्नी रजनी देवी का सम्मान नहीं करते या उनकी सेवा नहीं करते या उन्हें किसी भी तरह से प्रताड़ित करके घर से निकालने की कोशिश करते हैं,
तो उन्हें इस संपत्ति से पूरी तरह बेदखल माना जाएगा। वकील ने फाइल बंद की और कहा, इसका मतलब समझते हैं विकास जी? इसका मतलब यह है कि आप इस घर में सिर्फ एक मेहमान की तरह रह रहे थे और मालिक को घर से निकालकर आपने बहुत बड़ी कानूनी गलती कर दी है। विकास पसीने से लथपथ हो गया। उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन मैं उनका बेटा हूं। वह ऐसा नहीं कर सकती। वकील ने कड़े शब्दों में कहा, कर नहीं सकती, बल्कि कर चुकी है। माताजी ने मुझे निर्देश दिया है कि मैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 यानी माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत आप पर कार्यवाही करूं। वकील ने अपनी घड़ी देखी और कहा, देखिए विकास जी, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। कानून के मुताबिक अगर आप किसी बुजुर्ग को उसके अपने घर से निकालते हैं तो यह एक गंभीर अपराध है। इसमें आपको 3 महीने की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस कमिश्नर के आदेश पर आपको 24 घंटे के अंदर यह घर खाली करना होगा, क्योंकि घर रजनी देवी का है, आपका नहीं। विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस घर के लिए उसने अपनी मां को धक्के मारकर निकाला था, अब वही घर उसके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था। जेल जाने का डर और समाज में बदनामी का खौफ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। सुमन रोने लगी। वकील साहब, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम सड़क पर आ जाएंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मेरे पति की नौकरी चली जाएगी। वकील ने अपना बैग उठाया और खड़े हो गए। उन्होंने कहा, इज्जत की चिंता आपको उस रात करनी चाहिए थी जब आप एक बूढ़ी मां को ठंड में बाहर निकाल रहे थे। खैर, मेरे पास आपके लिए एक आखिरी रास्ता है। विकास ने उम्मीद से पूछा, क्या रास्ता है वकील साहब? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। वकील ने कहा, माताजी ने आपको एक मौका दिया है, सिर्फ एक मौका। आपके पास कल दोपहर 12 बजे तक का वक्त है। अगर आप चाहते हैं कि पुलिस केस ना हो और आप इस घर में रह सकें, तो आपको समर्पण वृद्धाश्रम जाना होगा। वहां सबके सामने अपनी मां से माफी मांगनी होगी और उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस घर लाना होगा। लेकिन याद रखना, अब शर्तें उनकी होंगी, आपकी नहीं। इतना कहकर वकील साहब चले गए। पीछे छोड़ गए एक गहरा सन्नाटा और पश्चाताप की आग। वह रात विकास और सुमन के लिए कयामत की रात थी। न उन्हें भूख लगी, न नींद आई। उनकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम रहा था जब उन्होंने मां को निकाला था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन शायद प्यार की वजह से नहीं, बल्कि डर और लालच की वजह से। लेकिन वजह जो भी हो, अहंकार टूट चुका था। अगले दिन यानी 18 नवंबर 2023 को दोपहर के लगभग 3 बजे विकास और सुमन अपनी कार से जानकीपुरम के समर्पण वृद्धाश्रम पहुंचे। आश्रम के अंदर का नजारा देखकर उनके कदम ठिठक गए। वहां का माहौल घर जैसा था। बीच में एक बड़ा सा बगीचा था जहां कई बुजुर्ग बैठे बातें कर रहे थे और उन्हीं के बीच एक कुर्सी। वह कुछ उदास लग रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और तेज था। उनके आसपास आश्रम के बाकी लोग बैठे थे। शायद वकील साहब ने सबको बता दिया था कि आज क्या होने वाला है। विकास धीरे धीरे कदमों से मां की तरफ बढ़ा। उसके पैर भारी हो रहे थे। अपनी ही मां का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। जैसे ही रजनी देवी की नजर विकास पर पड़ी, उनकी आंखों में एक चमक आई, लेकिन वह अपनी जगह से उठी नहीं। वह बस शांत बैठी रही। विकास उनके पास पहुंचा और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने अपना सिर मां के पैरों पर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। मां, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा बेटा हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझ पर गुस्सा हावी हो गया था। प्लीज मां, घर चलो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। सुमन भी पीछे खड़ी रो रही थी। उसने भी हाथ जोड़कर कहा, माताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत सताया है। मैं भूल गई थी कि आप हैं तो यह घर है। वहां मौजूद सभी बुजुर्गों की आंखें नम हो गईं, लेकिन रजनी देवी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उन्होंने धीरे से अपना पैर पीछे खींच लिया। रजनी देवी ने बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, विकास उठो, तमाशा मत करो। विकास ने आंसू भरी आंखों से मां को देखा। मां, आप मान गई ना? आप चलोगी ना घर? रजनी देवी ने अपनी सहेली जो बगल में बैठी थी उनसे कहा, देखो सरला, यह मेरा बेटा है। इसे लगता है कि 2 आंसू बहाने से सब ठीक हो जाएगा। इसे लगता है कि मैं मां हूं तो पिघल जाऊंगी।
हाँ, मेरा दिल तो करता है कि इसे गले लगा लूं, लेकिन अगर आज मैंने इसे आसानी से माफ कर दिया तो दुनिया के हर बेटे को लगेगा कि माँ बाप को सताना आसान है। बाद में माफी मांग लो तो सब ठीक हो जाता है। रजनी देवी ने विकास की आंखों में देखा और कहा, मैं घर चलूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं और यह शर्तें अब कानूनी होंगी। वकील विवेक तनखा भी वहां एक कोने में खड़े थे। वह आगे आए और उन्होंने एक कागज निकाला। रजनी देवी ने कहा, पहली शर्त, घर की नेम प्लेट बदलेगी। उस पर अब विकास विला नहीं बल्कि रजनी सदन लिखा जाएगा, ताकि दुनिया को और तुम्हें याद रहे कि इस घर की मालकिन मैं हूं। विकास ने सिर झुकाकर कहा, मंजूर है मां। दूसरी शर्त, रजनी देवी ने कहा, घर की तिजोरी की चाबी मेरे पास रहेगी। तुम्हारे पिता की पेंशन का एक एक पैसा मेरे पास आएगा। मैं उसमें से घर का खर्च चलाऊंगी। तुम मुझे अपनी सैलरी से हर महीने 10,000 रुपए अलग से दोगे। सुमन ने जल्दी से कहा, जी माताजी, बिल्कुल मंजूर है। तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, रजनी देवी ने कहा, जिस कमरे में मैं रहती हूं वह मेरा ही रहेगा। उसमें मेरा मंदिर रहेगा और घर में सुबह शाम आरती होगी। अगर तुम्हें या तुम्हारी पत्नी को पसंद नहीं तो तुम अपने कमरे का दरवाजा बंद कर सकते हो, लेकिन मेरे भगवान की पूजा नहीं रुकेगी। और अगर भविष्य में कभी भी तुमने मुझे ऊंची आवाज में बात की या मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई तो मैं दोबारा वकील साहब को फोन नहीं करूंगी, सीधा पुलिस को बुलाऊंगी। यह कागज पर लिख दिया गया है, इस पर अभी साइन करो। विकास के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने और सुमन ने उस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। रजनी देवी उठी। उन्होंने अपना वही पुराना कपड़े का थैला उठाया जिसे लेकर वह आई थी। उन्होंने आश्रम के प्रबंधक और अपने नए दोस्तों को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, आप सबने मुझे जो सहारा दिया उसके लिए मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगी, लेकिन मेरा बेटा रास्ता भटक गया था। उसे सही राह दिखाने के लिए मेरा वापस जाना जरूरी है। 19 नवंबर 2023 की शाम को रजनी देवी वापस अपने घर लौटी। जब वह गाड़ी से उतरी तो मोहल्ले के लोग देखने आए। नजारा बदल चुका था। 5 दिन पहले जिस मां को धक्के मारकर निकाला गया था, आज वही मां सिर ऊंचा करके घर में दाखिल हो रही थी और बेटा और बहू सिर झुकाए उनके पीछे चल रहे थे। रजनी देवी ने घर में कदम रखा। उन्होंने सबसे पहले तुलसी के पास जाकर एक दिया जलाया। वह दिया जो वह दिवाली की रात जलाना चाहती थी, लेकिन जला नहीं पाई थी। उस दिए की रोशनी ने घर के अंधेरे को दूर कर दिया। विकास और सुमन कोने में खड़े थे। उन्हें समझ आ गया था कि घर ईंटों से नहीं, बुजुर्गों के आशीर्वाद से बनता है। उन्हें यह सबक मिल चुका था कि माँ बाप की खामोशी उनकी कमजोरी नहीं होती, उनके पास भी कानून की ताकत होती है। बस वह अपनी ममता की वजह से उसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो रजनी देवी जैसी माताओं को दुर्गा बनना पड़ता है। दोस्तों, आज रजनी देवी उस घर में सम्मान के साथ रह रही हैं। विकास और सुमन अब डरते हैं कि कहीं मां नाराज ना हो जाए। वह उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, चाहे डर से ही सही, लेकिन सेवा हो रही है और शायद धीरे धीरे यह डर फिर से प्यार में बदल जाए। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहली बात यह कि कभी भी अपने माता पिता को कमजोर मत समझो। उन्होंने तुम्हें चलना सिखाया है तो वह तुम्हें झुकाना भी जानते हैं। दूसरी बात यह कि आज के जमाने में हर बुजुर्ग को अपने कानूनी अधिकारों का पता होना चाहिए। सरकार ने सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बनाया ही इसलिए है ताकि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को बेघर ना कर सके। अपनी संपत्ति अपने जीते जी बच्चों के नाम करने की गलती कभी मत करना, क्योंकि जब तक आपके हाथ में कुछ है तब तक ही दुनिया आपको पूछेगी। और तीसरी सबसे जरूरी बात, माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। उनकी सेवा करो, उनका दिल मत दुखाओ, क्योंकि जिस दिन वह चले गए उस दिन आपके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। दौलत तो आप कमा लोगे, लेकिन माँ बाप का प्यार किसी बाजार में नहीं मिलता। अगर आपको लखनऊ की रजनी देवी की यह सच्ची कहानी दिल को छू गई हो, ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली और हकीकत से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को